सेफ एक्ट टीवी के कार्यक्रम सेफ्टी की अदालत में आप सभी का स्वागत है। सर ये बताइए, जैसे अभी ये स्किल डेवलपमेंट के बारे में आपने जो डिस्कस किया, आज से 10 साल पहले जैसे आपका जो अनुभव जो कह रहा है कि आप जो स्टार्टिंग में जो कल्चर था उस कल्चर में आज के कल्चर में कितना डिफरेंस आ चुका है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए 10 साल थोड़ा कम हो जाएगा। अगर मैं 15 साल ले लूँ तो 15 साल पहले जो कंडीशंस थी सोच में और काम में, दोनों चीज़ आज के डेट में ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। मतलब करीब करीब जस्ट उलट गया है। लोगों का थॉट प्रोसेस अभी बहुत अच्छा है। लोग पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं और बहुत अच्छा चीज़ें सीख रहे हैं, लर्निंग भी कर रहे हैं और इक्विपमेंट से लेके हर चीज़ अच्छी होती जा रही है। ठीक ठीक सर। तो मतलब इंजीनियरिंग पार्ट थोड़ा सा बेहतर हो गया है और कुछ स्किल डेवलपमेंट भी हुआ है वर्कर्स के अंदर इन चीज़ों से। इंजीनियरिंग पार्ट बेहतर हुआ है, पर्टिकुलरली मैं नहीं कह सकता। इंजीनियरिंग पार्ट हमेशा से बेहतर रहा है। भारत का तो इंजीनियरिंग सबसे बेहतर रहा है। नहीं तो इतने बड़े बड़े मंदिर और इतने बड़े बड़े अट्टालिका पहले से बने हुए हैं, तो वर्षों से 5,000 10,000 साल से हैं, तो इंजीनियरिंग बेहतर थी तभी है। हाँ, इंजीनियरिंग को उस वक्त इंजीनियरिंग नहीं कह के हम वास्तुकला कह रहे थे, इतना ही डिफरेंस है। बाकी वो बेहतर हमेशा से था। मुझे एक चीज़ याद है सर, जब मैं मेट्रो प्रोजेक्ट जब मैंने स्टार्ट किया, मैं पहला मेरा जॉब जो ISBT से विश्वविद्यालय तक जब मैं वहाँ पे था, तो वहाँ पे हमेशा हर आदमी की जुबान पर एक ही शब्द रहता था कि दिल्ली मेट्रो ने सबको सेफ्टी सिखा दी। मतलब हर कंपनी को सेफ्टी करना सिखा दिया। और वो कल्चर बदलते बदलते अगर आज का मैं देखता हूँ तो आज के दिन जो दिल्ली मेट्रो में जो सेफ्टी इंजीनियर्स हैं या सेफ्टी ऑफिसर्स हैं या कोई और भी सुपरवाइजर्स हैं, उन लोगों के अंदर से वो बातें नहीं निकलती हैं। कह रहे कि सर पहले ना दिल्ली मेट्रो में ऐसे होता था, बहुत सेफ्टी करते थे। आज वो कल्चर क्यों इतना चेंज हो चुका है सर उसमें? नहीं, इसके लिए मैं क्योंकि दिल्ली मेट्रो से डायरेक्टली जुड़ा नहीं हूँ तो बहुत ज़्यादा उस पर कह नहीं सकता। लेकिन इतना चीज़ अच्छे से समझ में आता है, जो सेफ्टी में जितना बेहतरीन तरीके से असेसमेंट होती थी, अभी वो चीज़ नहीं हो रही है। उसका दो कारण है। एक तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन है। पॉलिटिकल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है आज की डेट पे। और दूसरा चीज़ ये है, मैं पर्टिकुलरली दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पॉलिटिकल इंटरवेंशन ज़्यादा है। आप अगर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हो तो फिर आप उसमें आप कुछ भी गलत कर जाओ, आपको सेव करने के लिए लोग हैं, ठीक है। एक ये पॉइंट है। लेकिन वो सेफ्टी में डायरेक्टली इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। बहुत ज़्यादा इफेक्ट सेफ्टी में इसलिए है क्योंकि कंपनियां सब बचानी चाहती है, हमेशा से बचानी चाह रही थी और आज भी बचानी चाह रही है। और अभी लीडरशिप की अभाव हमेशा से, पहले बहुत ज़्यादा नहीं था, अभी ज़्यादा हो गया है। तो लीडरशिप की अभाव है, मतलब लीडरशिप बहुत कम है कंपनी में। भले ही अपने आप को डायरेक्टर, अपने आप को मैनेजर, AGM DGM कुछ भी ओहदा पे लोग मान ले, लेकिन जो लीडरशिप क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी कभी ओहदे से नहीं आता। लीडरशिप क्वालिटी होती है कि आपने एक डायरेक्शन दिया तो कितने लोग अंदर से उसे मानते हैं। तो अंदर से मानने वाले लोग आज के डेट पे नहीं है, क्योंकि अगला आदमी उन्हें अपना एम्प्लॉय समझता है, ठीक है। और जो यूज एंड थ्रो का तरीका है ना, वो यूरोप में चलेगा, भारत में नहीं चलेगा। अभी कंपनियां ऐसी हो गई हैं, कंपनियां क्या करती है कि यूज एंड थ्रो टाइप यूज करती है एम्प्लॉइज को। अब लोगों का जब थॉट ऐसा हो ही गया है कि मुझे कल कभी भी निकाल दिया जाएगा, तो लोग भी बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। खास करके दिल्ली मेट्रो के मामले में मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैन पावर फ्लक्चुएशन वहाँ पे है। और जितनी भी कंपनी है उनका पेमेंट से लेके, सैलरी से लेके, ये से लेके बहुत ज़्यादा मैक्सिमम कंपनीज डिले करती हैं, ये करती हैं। तो सिस्टमेटिक कुछ भी नहीं है वहाँ पे आज की डेट पे। ठीक। तो और इसका असर आपको डायरेक्टली काम पे दिखेगा, सेफ्टी के ऊपर तो खासकर दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। आप अगर पहले से सारी तैयारी करते हैं, सारी चीज़ें पहले से अप्रूव्ड है, तो सारी चीज़ें आपके सामने मिलेंगी, ठीक है। अभी एक हमें क्रेन में एक इरेक्शन कुछ करना है। अब इरेक्शन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, हमें वायर रोप स्लिंग चाहिए, हमें डिसाइकिल चाहिए, उसका टेस्टिंग होना चाहिए, सारा आपका क्रेन का भी टेस्टिंग होना चाहिए, इंस्पेक्शन होनी चाहिए। ये सारे के लिए पैसे लगते हैं। अब ये सारी चीज़ें आप कर ही नहीं रहे हो, आपने किया नहीं। अब जब किया ही नहीं
तो अल्टीमेटली आउटपुट क्या निकलेगा? खराब ही निकलेगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब अगला आदमी जब 4 बार ऐसा हो गया तो जो इंचार्ज है वहाँ का, जो सेफ्टी में लोग हैं, वो लोग भी ढीले पड़ जाते हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि उनको पता चल गया कि मैनेजमेंट ऐसे ही सब सेट कर लेती है, मैनेजमेंट करती नहीं इम्प्लीमेंटेशन। ओके ओके ओके। तो सर कंपनी ऐसा क्यों सोचती है कि अगर सेफ्टी को अगर हम थोड़ा सा बाईपास करके अगर काम करेंगे तो हमारा काम बेहतर तरीके से होगा? ठीक है, सेफ्टी अगर करते हैं तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट आगे पीछे 1-2 महीना आगे निकल जाए या 1-2 महीना पहले भी हो जाता है, क्योंकि जिस समय हम काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट का जो टारगेट डेट थी उससे 6 महीने पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। तो लेकिन अभी कंपनियां ऐसा क्यों सोच रही हैं कि आगे टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बहुत वेस्ट होगा अगर ज़्यादा सेफ्टी करेंगे तो? आपने कंपनी की बात कही, तो कंपनी किससे बनती है? कंपनी केवल ब्रांड से नहीं बनती। मानो कि आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम कहोगे तो कंपनी उसी नाम की वजह से थोड़ी है, कंपनी लोगों को लेके है। अब लोगों के थॉट प्रोसेस अगर चेंज नहीं होंगे, लीडरशिप के थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होंगे, तो ए कंपनी से जाके बी कंपनी में लोग वैसे ही काम करने लगेंगे, और बी से सी में जाएंगे तो वैसे करने लगेंगे। तो कंपनी से फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि वहाँ का लीडरशिप क्या है। एक ही कंपनी में 4 लोकेशन पे मैंने देखा हुआ है। मैं कॉर्पोरेट हेड था, जीएमआर में भी था, उससे पहले मैं केईसी में था, और उससे पहले भी कई कंपनियों में टाटा के साथ में रह चुका हूँ। तो इतने सारे कंपनी में मैं रहते हुए ये चीज़ देखा हूँ कि एक ही कंपनी में 2 अलग अलग प्रोजेक्ट में सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन का सिस्टम दूसरा हो जाता है। कैसे? एक जगह लीडर अच्छा है तो वहाँ बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होती है, एक जगह लीडर थोड़ा ढीला है तो फिर वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। रूलिंग वही है, गाइडलाइन सारा सेम है, लेकिन ए और बी कंपनी में बी लोकेशन पे डिफरेंस हो जाती है। राइट, मतलब वही लीडरशिप का ही डिफरेंस इसके अंदर है कि मैनेजमेंट कितना इन चीज़ों के बारे में सोचता है। और आपके अनुभव से सर ये चीज़ तो पता चली है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, कि अगर आपको सेफ्टी फील्ड में पहुंचना है तो आपके पास एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ ये है कि साइट के ऊपर काम करते करते दुर्घटनाएं होती रहती हैं, सबके सामने हैजर्ड्स रहते हैं, रिस्क रहते हैं, लेकिन फिर भी सेफ्टी ऑफिसर बहुत कोशिश करके उन चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं। लेकिन कोई ना कोई दुर्घटना फिर भी अगर हो ही जाती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन क्यों करना चाहिए, और क्या कंपनियां इन्वेस्टिगेट करती हैं, और अगर नहीं करती हैं तो क्यों नहीं करती हैं, और करती हैं तो क्यों करती हैं? क्या ऐसा भी कोई केस होता है कि कंपनियां इस चीज़ों को छुपाती हों? साइड के एक्सीडेंट भारत में ज़्यादातर छुपा दी जाती है, ये सत्य कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं, लेकिन ये सही मायनों में ये सत्य है कि भारत में जितनी एक्सीडेंट होती है कंस्ट्रक्शन साइट में या प्लांटों में, उसका आधा भी बाहर डिस्प्ले नहीं होती, बाहर नहीं आती है। जो छुप सकती है उसको सारा छुपा दिया जाता है, जो नहीं छुप सकती है केवल वही बाहर आती है। पहली बात। ठीक है। दूसरा, आपका दूसरा पॉइंट था कि एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, हर एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। प्रोएक्टिव रिएक्टिव मेजर 2 बेसिक मेजर्स है सेफ्टी में। ठीक है, तो पहला है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव में क्या होता है कि कोई भी एक्सीडेंट होने से पहले आप सारे प्रावधान करते हैं, मतलब कोई काम शुरू हो रहा है, शुरू से ही आप सारे प्रावधान कर लो ताकि एक्सीडेंट ना हो, ये प्रोएक्टिव मेजर है। रिएक्टिव मेजर ये है कि कोई मानो कोई एक इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट होने के बाद आप फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करो, उसके तह तक पहुंचो, कहाँ कहाँ गलतियां रही, क्या क्या हुआ। वहाँ पे पर्सन फॉल्ट नहीं निकाला जाता, पर्सन का फॉल्ट नहीं निकाला जाता, लोगों का गलतियां नहीं निकाली जाती है सिस्टम में कहाँ फॉल्ट रही, क्या क्या होने से ये नहीं होता, ये निकाला जाता है, और उसी का इम्प्लीमेंटेशन होती है। अगर इन्वेस्टिगेशन ना हो तो फिर आप उसके निष्कर्ष तक नहीं पहुँच सकते कहाँ कहाँ गलतियाँ रहीं। देखिए, एक आदमी ऊपर से गिर गया, आप ऐसे अगर उसको आमतौर पे ऐसे ही देख लोगे, एक आदमी गिर गया, बेल्ट नहीं था, गिर गया, ठीक है, आप उसी को लेके जिंदगी भर सोचते रहो और आदमी को बोलते रहो कि उधर देखो बेल्ट नहीं था, आदमी गिर गया, राइट। उसके बाद तो आप ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन एक भी एक्सीडेंट घटेगा नहीं। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि बेल्ट मिले क्यों नहीं, वो आदमी ने पहना क्यों नहीं था, क्या कारण था। या तो ये कारण होंगी कि उस आदमी को पता ही नहीं होगा बेल्ट कैसा पहना जाता है, या फिर उसको अनकंफर्टेबल लग रहा था, बेल्ट पहनना उसका आदत में नहीं है, तो उसको पहले आदत डलानी चाहिए थी, या फिर उसको बेल्ट मिला ही ना हो, या फिर ऐसा एक बेल्ट मिला हो जो और कोई यूज कर रहा था। एक साधारण सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे लाइफ से। एक आदमी
मैं देखा कि बहुत हाइट पे जाके गलत तरीके से काम कर रहा है। अब उस आदमी को मैंने पकड़ा तो उसके हेल्पर तक ने कहा कि सर ये हमेशा बेल्ट पहन के जाता है, लेकिन क्या है ना, ये साइट पे 2 दिन हुआ ज्वाइन किया है, 2-3 दिन हुआ, अब यहाँ पे ना इसको एक पुराना बेल्ट दे दिया है। अब इसका कपड़े को देखिए, ये हमेशा चिकना रहता है। अब इसको ये देखा ना, इतना कचरा बेल्ट है ये है। अब 3 दिन से वो लड़ाई कर रहा है कि मुझे नया बेल्ट दे दो। अब वो मैं बेल्ट उठा के देखा, बेल्ट से गंद मार रहा है। अब उस आदमी को आपने समझा नहीं, दूसरे का बेल्ट लाके थमा दिया। आप उसको वॉश कराते या कुछ करके उसको देते जैसे आदमी पहनने लायक हो। आज वार्कर को आप वार्कर की तरह अगर सम्मान नहीं दोगे, कामगार आपका गुलाम नहीं है, कामगार आपका साथी है, ठीक है, साथी की तरह आप सोचोगे तो आप जिंदगी का परवाह भी उसका करोगे और सारी चीज़ें सही से आप करोगे, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो आप उसके रूट कॉज तक नहीं पहुंच पाएंगे। रूट कॉज तक पहुंच जाएंगे तो सुधारना बड़ी बात नहीं है। राइट सर। तो कंपनी, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया सर कि कंपनियां ज़्यादातर छुपाती हैं, इसका रीज़न क्या है सर? क्योंकि उन्होंने अपने लीगल पार्ट्स तो सब कंप्लीट कर ही रखे हैं, हर कंपनी ने। अगर नहीं कर रखे हैं तो इतना बड़ा काम करना बहुत मुश्किल होता है। जब लीगल पार्ट कंप्लीट है तो फिर एक्सीडेंट और इंसिडेंट को क्यों छुपाते हैं? देखिए, छुपाने का तो छुपाना क्या है, अभ्यास है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। एक एक्सीडेंट में केवल जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वही कॉस्ट नहीं होती है। एक्सीडेंट में इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट के 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है, लेकिन उसको कैलकुलेशन में कोई लेता नहीं, ठीक है। जब कहीं पे, अभी मैं आपको बोलूँगा कि आप मार्केट जाके एक्स चीज़ ले आइए, एक्स चीज़ के लिए मैंने आपको भेजा, आप गए मार्केट में वो आपको 25 रुपये में मिल गए। अब ऑनलाइन में आप ढूंढ रहे थे तो आपको 35 में मिल रहा था, तो आपने सोचा कि मैं सस्ते में आ गया। क्यों आपके दिमाग में ये तुरंत आता है? क्योंकि आपने बाइक में जाने का और अपना जो शरीर को जो कष्ट हुआ उसको आपने कंसीडर ही नहीं किया। और यही चीज़ होता है भारत में ज़्यादातर कंपनियों में। लोग क्या है ना, जो अदर कॉस्ट है उसको कैलकुलेट ही नहीं करते। वो अदर कॉस्ट अगर कैलकुलेट करते तो ऐसा कभी कंडीशन नहीं होता। एक्सीडेंट को सीरियसली लोग लेते, पहला। दूसरा क्या है, भारत में ना इंश्योरेंस का कॉस्ट, इंश्योरेंस का जो भरपाई है, जो अमाउंट है बाद में जो आपको इंश्योरेंस मिलता है, मानो मेरी देहांत हो जाए तो मुश्किल से कंपनी में काम करते हुए अगर हो जाए तो मुश्किल से मेरा कितना भी सैलरी हो, मुश्किल से मुझे 20 लाख मिलेंगे, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा हाई पेड हूँ तब भी मुझे 20 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब वही चीज़ वार्कर है तो 4-5 लाख ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। जब ऐसा ही कंडीशन है तो अगला आदमी क्यों ये करेगा? उसको लगता है कि आदमी मर जाएगा तो 5 लाख में दूंगा। लेकिन विदेशों में क्या है, 1 करोड़ से नीचे किसी का इंश्योरेंस है ही नहीं। अगर 1 करोड़ इंश्योरेंस होती तो कंपनी ऐसा करती, 1 करोड़ के लिए प्रीमियम भी वहां भरती और उसे लगता है कि भाई 1 करोड़ मुझे देने पड़ेंगे। अगर कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर दिया क्लेम को तो फिर मुझे हाथ से देने होंगे। आज की डेट पे मुझे पेन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं पेन हो रहा है? क्योंकि 4 लाख जो है मैं अपने पॉकेट से भी दे दूं तब भी मुझे नुकसान नहीं है। ऐसा अरे साल में 3-4 एक्सीडेंट होते हैं, ले लो 4 एक्सीडेंट है तो 16 लाख रुपए खर्चे हुए, ऐसा थॉट में आता है। ठीक। लेकिन यही 1 करोड़ होता तो 4 करोड़ की जब बात आती ना तब समझ में आता है कि सेफ्टी क्यों इम्प्लीमेंट करना है। ठीक। तो मतलब छुपाने का एक यही रीजन हुआ कि रेपुटेशन डाउन ना हो। हाँ। बाकी इंटरनल तो पैसा अमाउंट इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, वो दे सकते हैं, उसको हैंडल कर लेंगे। बिल्कुल। नहीं सर, आपकी ये बहुत अच्छी जानकारी है। तो सेफ एक्ट टीवी के माध्यम से अगर आप ऑडियंस को कुछ और बोलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है सर, आप कुछ बोलिए। नहीं, कहना कुछ नहीं है, बस इतना है कि अगर सुरक्षा से किसी का भी, देखिए सबका सुरक्षा के प्रति झुकाव होना चाहिए क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट है हमारा जीवन का। अगर मैं सुरक्षित नहीं हूँ तो कुछ भी करने से मैं अगले के लिए सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अगला सुरक्षित नहीं होगा, ये नहीं करेंगे तो, लेकिन उसी स्थिति में मैं भी तो आ जाऊँगा। अगर यहाँ पे बीच में एक चेयर रखने से मुझे लगता है कि आप टकरा जाएंगे, अब हो सकता है कि मैं खुद ही टकरा जाऊं। तो इसलिए रास्ते में आप जब जा रहे हो, अगर मानो एक पत्थर मिलता है, कितने लोग हैं उस पत्थर को, गाड़ी ब्रेक मार के उस पत्थर को उठा के साइड कर दें। बिल्कुल। मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था मथुरा जाते हुए। एक ट्रक वाले ने क्या है, बीच सड़क में एक पत्थर रख दिया है। अब ट्रक का रिपेयरिंग किया होगा, वहां जो लोगों ने बताया कि थोड़ी देर पहले एक ट्रक पंक्चर हुआ था, वो काम कर रहा था यहाँ पे। उसने काम किया, बीच हाईवे के बीच में ही रख के चला गया और पत्थर का कलर उसका कलर सेम है।
और हाईवे में मैं सेफ्टी अधिकारी रहूं चाहे कुछ भी रहे, हाईवे में 80 किलोमीटर जब लिखा है तो मैं 50 में चलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल एक्सप्रेस हाईवे है, बिल्कुल। हाँ 80 से ज़्यादा आप चला सकते हो, तो मेरा करीब करीब 60 से 70 की स्पीड पे था। अब इतना नज़दीक जाने के बाद मुझे पत्थर दिखा, मैं ब्रेक मारते हुए भी नहीं रोक पाया, टकराया। तो ये पत्थर रखने वाला जिम्मेदार है या मैं जिम्मेदार हूँ? वो रखने वाला ही जिम्मेदार है। डेफिनेटली जिम्मेदार है। बिल्कुल। अब इतने सारे लोग वहाँ पे देख भी रहे थे, किसी ने सीरियसली लिया नहीं। तो इसलिए ये क्या है, जो मैंने कहा ना, कोर वैल्यू ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड कोर वैल्यू ऑफ योर हार्ट, ये जब रहेगा सुरक्षा, तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपके इर्द गिर्द सारे लोग सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका, जो आप सेफ्टी की अदालत में आए, और आगे फिर मिलते हैं इसी तरह के प्रोग्राम में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।